जय हिंद दोस्तों, आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के एडिटोरियल डिस्कशन में दोस्तों हम 4 रेलेवेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर हम शुरू करें तो पहला आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो इंटरनेशनल रिलेशन से ओरिएंटेड है। जैसे कि आप जानते हैं कल क्वाड को लेकर काफ़ी बात हुई थी, प्रधानमंत्री अभी टोक्यो गए हैं, क्वाड लीडर्स की मीटिंग हुई है। तो यहाँ पे बात करेंगे इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम के बारे, काफ़ी न्यूज़ में रहा है ये पिछले 2 दिनों से। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, ये जीएस2 का कंपोनेंट बनता है। यहाँ पे अ साइंस मोर लोकल, तो यहाँ पे बात करी जा रही है कि कैसे जो हम साइंस एजुकेशन है उसको कैसे हम डीकॉलोनाइज कर सकते हैं, और कैसे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, जिसको 21वीं सदी की एजुकेशन पॉलिसी माना जाता है, वो कैसे हेल्प करेगा साइंस को डीकॉलोनाइज करने के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। फिर दोस्तों अगला जो आर्टिकल है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ये भी एक्सप्रेस में आया है, इंडियन एक्सप्रेस में। अगेन वीट एक्सपोर्ट बैन की बात हमने 2 दिन पहले भी करी थी, तो यहाँ पे कुछ नए पॉइंट्स हैं जो बहुत ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। और अंत में दोस्तों बात करेंगे हम एक आर्टिकल जो कि जीएसटी से रिलेटेड है। अब एक जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो ये आर्टिकल हिंदू में आया है और इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है। दोस्तों इंडियन एग्रीकल्चर और इंडियन इकोनॉमी दोनों आपके जीएस3 का कंपोनेंट बन जाता है। बाकी दोस्तों हमारे कुछ इनिशिएटिव्स हैं, फ्री इनिशिएटिव्स हैं, तो आई एम श्योर आप इनको फॉलो कर रहे हैं। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स 2022। अब क्योंकि बहुत पास में प्रीलिम्स रह गए हैं, तो आई एम श्योर आप ये रिवीजन सीरीज रोज 12 बजे दोपहर को लाइव टेलीकास्ट होती है, उसको फॉलो कर रहे हैं। तो आज गुलमेहक मैम ने पॉलिटी की लेक्चर लिया था, पॉलिटी की सीरीज ली थी। और दोस्तों 3 लेक्चर्स इसके और रह गए हैं, कल इकोनॉमी का होगा, परसों एनवायरमेंट का, एंड सैटरडे को साइंस एंड टेक का। तो उसको देखते रहिए 12 बजे, क्विक रिविजन होती रहेगी आपकी इसी बहाने। बाकी दोस्तों हमारी 1 मिनट सीरीज चल रही है थ्रू यूट्यूब शॉर्ट्स, इसको भी फॉलो करते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो विद इन लेस देन 1 मिनट हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एंड दोस्तों संडे को सुबह 10 बजे 29 मई को मैं इंटरनेशनल रिलेशंस का मैराथन सेशन लूंगा, जो PYQs रहे हैं 2011 से लेके 2021 के बीच में। तो इन क्वेश्चन का डिटेल हम डिस्कशन करेंगे। सुबह 10 बजे लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब पे होगा संडे को 29 में। और दोस्तों अंत में हमारे अगर आप अवेल करना चाहते हैं 5 फुल लेंथ टेस्ट, तो दोस्तों ये अवेलेबल है एट द कॉस्ट ऑफ ₹499 ओनली। वैसे इसकी कॉस्ट ₹1000 थी, बट डिस्काउंट लगा के ऑफ 50 कूपन कोड है, और 50 कूपन कोड आप लगाएंगे तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। तो आप ये अवेल कर सकते हैं। बहुत कम टाइम रहेगा, तो प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपको बेहतर लगेगा, उतना अपने फियर को ओवरकम कर पाएंगे जितनी आप टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए now having said that, adding up to the quad plus, now पहली बात तो quad plus की अगर हम बात समझें तो चलो quad plus यानी कि चलो quad देशों के बारे में तो हमको पता ही है, जो हमारे 4 quad देश हैं, USA है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है। क्वाड प्लस यानी कि जो और लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज हैं साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, या अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें या न्यूजीलैंड की बात करें, जो कि क्वाड के साथ सिनर्जी दिखाना चाहते हैं, क्वाड के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, क्वाड देशों के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स के लिए, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए, 5G टेक्नोलॉजीज के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, तो ये क्वाड प्लस आ जाता है। वैसे फॉर्मल ग्रुपिंग तो क्वाड की है, बट क्वाड प्लस वो देश, खास करके एशियान नेशंस हो गए, साउथ कोरिया, वियतनाम, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जो कि क्वाड देशों के साथ तमाम मुद्दों में काम करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ कंटेनिंग चाइना। अब यहां पे अगर IPEF की बात करें दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहां पे IPEF में यूएस और 12 और देशों ने इंक्लूडिंग इंडिया, दे हैव अग्रीड टू जॉइन द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, यहां पे दोस्तों हर एक कंट्री की यहां पे GDP मेंशन्ड है कि कितनी GDP है हर एक देश की, तो आप ये मैप देख सकते हैं। दोस्तों अगर हम इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की अगर हम बात करें, तो ये अभी क्वाड मीटिंग पे ही लॉन्च किया गया था, यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन ने लॉन्च किया था। अब अमेरिका के हिसाब से ये एक रिस्पॉन्स है, एक आंसर है टू दी एम्बिशियस ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जिसका हिस्सा किसी जमाने में अमेरिका था। और दिस इज ऑब्वियसली जो IPEF है, दिस इज नॉट ओनली एन आंसर टू द TPP बट ऑल्सो द सक्सेसर ऑफ TPP, विच इज द कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। And along with that, the China's led RCEP, the regional comprehensive economic partnership। तो RCEP को लेके एक शॉर्ट भी हमने कल शेयर किया था, उसको भी जरूर देखिए जाके। अब बात समझने वाली ये है दोस्तों, देखिए TPP जो था, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, अमेरिका का ही आइडिया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जब 2016 में प्रेसिडेंट बनते हैं, तो सबसे पहला काम वो 2017 में ऑफिस संभालने के बाद क्या करते हैं, अमेरिका को पुल आउट करते हैं फ्रॉम दिस TPP ब्लॉक, राइट, बिकॉज ऑफ द इनॉर्मस डोमेस्टिक बैकलैश के भी यहाँ पे लो या नो टैरिफ एग्रीमेंट की बात करेगी, जो कि अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए, अमेरिकन इकोनॉमी के लिए फेवरेबल नहीं है। इवन दो अमेरिका एंड इवन इंडिया दोनों ही चाइनाज लेड RCEP का हिस्सा नहीं है। तो ये जो RCEP है, ये अभी इसी साल 1 जनवरी 2022 से दिस इज कम इनटू फोर्स, बट और इसका जो साइन किया था 15 देशों ने, तो 15 देशों ने RCEP को साइन कर दिया, जिसमें से 10 देश तो आपके एशियान के हैं। ये 15 नवंबर 2020 को किया था। इंडिया हैड बैक्ड आउट फ्रॉम RCEP इन 2019 ओनली।
राइट नाउ अब उसके अलावा बीजिंग ने अप्लाई करा है टू ज्वाइन द 11 मेंबर जो टीपीपी का सक्सेसर है, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर टीपीपी, राइट। एंड अभी ताइवान और यूनाइटेड किंगडम ने भी अप्लाई करा है फॉर द मेंबरशिप ऑफ टीपीपी। सो nevertheless जो IPEF है, this is seen to be as a response, as an answer to these blocks, the TPP का जो successor है, the comprehensive program agreement for TPP and the RCEP। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन टीपीपी एंड सीपीटीपीपी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर तो टीपीपी की बात करें, राइट, तो टीपीपी दिस ऑब्वियसली अमेरिका इज नॉट, अमेरिका अब इसका कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया था 2017 में टीपीपी से ना। बट अगर अमेरिका इसका हिस्सा होता तो अगर ग्लोबल जीडीपी कैप्चर की बात करें तो टीपीपी में 40% ग्लोबल जीडीपी कैप्चर होता। लेकिन अभी अगर हम बात करें जो सक्सेसर है सीपीटीपीपी में, तो अभी लगभग अराउंड अबाउट 14%, 13.5% ग्लोबल जीडीपी कैप्चर होता है, राइट। तो आप इस चार्ट को पढ़ सकते हैं, यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, बहुत बेसिक बात यहाँ पे मेंशन्ड है। अब अगर हम बात करें कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर टीपीपी की, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये एफटीए है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड 10 अदर कंट्रीज। तो 11 देशों के बीच में अग्रीमेंट साइन करा गया था ऑन द 8th March 2018 इन चिले। और ये जो सीपीटीपीपी है, दिस एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 30th December 2018 फॉर द फॉलोइंग कंट्रीज। तो फैक्चुअल बातें हैं, जस्ट इन केस अगर प्रीलिम्स में ये बातें आ जाती हैं आपको पूछने के लिए, तो आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पता हो। अब यहाँ पे और बात करेंगे, देखिए अब अमेरिका ये कह रहा है कि जो आईपीएफ है ना, ये एक तरह का फ्री अग्रीमेंट, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एफटीए नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट जस्ट अनदर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक है, और इट इज नॉट इवन एनी अदर काइंड ऑफ सेम ओल्ड ट्रेड अग्रीमेंट, बट ये एक ऐसा ट्रेड अग्रीमेंट है, अमेरिका बता रहा है, जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करेगा, राइट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ आईपीईएफ, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ टीपीपी एंड इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आरसीईपी। तो कंफ्यूज मत हो जाना, अब ये रिसेंटली न्यूज में है आईपीएफ के बारे, तो हो सकता है यूपीएससी इसके रिगार्डिंग कुछ पूछ ले, तो आपको ये थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। तो ये बात याद रखना कि इंडिया इज अ मेंबर ऑफ आईपीएफ बट नॉट अ मेंबर ऑफ आरसीईपी और टीपीपी। अब यहां पे अमेरिका कह रहा है कि आईपीईएफ के 4 पिलर्स होंगे। तो वो 4 पिलर्स कौन से होंगे? डिजिटल इकोनॉमी और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, 5G एटसेट्रा एटसेट्रा। सप्लाई चेन रिजिलियंसी, अब देखिए सप्लाई चेन रिजिलियंसी इनिशिएटिव एक और इनिशिएटिव है जो कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने अप्रैल 2021 में शुरू किया था। तो इसको भी कॉम्प्लीमेंट करेगा आईपीईएफ के, कैसे जो सप्लाई चेन डिपेंडेंसी है अक्रॉस द ग्लोब, सभी कंट्रीज की सप्लाई चेन डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर बनी हुई थी, तो कैसे वो डिपेंडेंसी कम हो सकती है, कैसे बाकी देश रेजिलिएंट हो सकते हैं कि वहां पे भी इफेक्टिव सप्लाई चेन असेंबलीज खुल सके। तो यहां पे ये बात करी गई है। देन ऑफ कोर्स ग्रीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, क्लीन एनर्जी की यहाँ पे जो है वो 3rd पिलर है। एंड द 4th पिलर इज टैक्स एंड एंटी करप्शन, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्वाड प्लस की अगर हम बात करें, देखिए क्वाड प्लस यानी कि जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था, देखिए अब इंडिया और यूएस जो है वो आरसीईपी का, चाइना लेड आरसीईपी का पार्ट नहीं है, तो आईपीएफ को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। क्वाड प्लस की बात करें यानी कि जो वो देश हैं, एशियान के देश हो गए, साउथ कोरिया हो गया, ताइवान हो गया, वियतनाम हो गया, ठीक है, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये सब देश जो कि क्वाड के साथ काम करना चाहते हैं, कोलैबोरेट करना चाहते हैं। नाउ दीज कंट्रीज, जो हम क्वाड प्लस की बात करें, तो ये जो सब कंट्रीज है जो क्वाड देश के साथ काम करना चाहते हैं, ये वो देश है जो कि कमिटेड हैं कि कैसे एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर बन सके, कैसे एक इंक्लूसिव रूल्स बेस्ड और लिबरल इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर बन सके दुनिया में, खास करके इंडो पैसिफिक रीजन की अगर हम बात करें तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन कैसे अपहोल्ड हो सकता है, ठीक है। अब ये जो इंक्लूसिविटी एंगल है ना, ये जो बाकी देश जो क्वाड के देशों के साथ इंक्लूसिव होना चाहते हैं चाइना को कंटेन करने के लिए, तो चाइना इसको ना क्वाड को एंटी चाइना टूल कहता है। क्वाड के मेंबर्स जो हैं, क्वाड के मेंबर्स कहते हैं कि ये एंटी चाइना टूल नहीं है, ठीक है, बल्कि चाइना का ऐसा बार बार अटैक करना क्वाड को कि भी एक एंटी चाइना टूल है, उससे क्वाड और स्ट्रेंथन हो रहा है और उससे मौका मिल रहा है जो क्वाड प्लस देशों की जो हम बात करते हैं, एशियान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो भी और ज्यादा सिनर्जी दिखा रही है क्वाड नेशंस के साथ। तो बात यहां पे ये है, जो क्वाड के देश बोल रहे हैं बार बार कि ये चाइना को कंटेन करने के लिए ब्लॉक हमने क्वाड का बनाया है, हम एंटी चाइना ग्रुपिंग नहीं है, ठीक है। और जो भी रिसेंट क्वाड इनिशिएटिव्स अभी हम सामने देख रहे हैं, चाहे वो आईपीईएफ की ही हम बात करें, तो ये काफी मजबूत है, काफी स्ट्रांग है कि कैसे जी जिनपिंग के सपने को कंटेन किया जा सकता है। जो जी जिनपिंग की जो मस्कुलर पॉलिसीज हैं, जो अग्रेशन दिखाते हैं इंडो पैसिफिक में, उनका जो सपना है, गोल है कि कैसे रीजुविनेट किया जा सकता है चाइना के ग्लोरियस इतिहास को, है ना, और कैसे ट्रांसफॉर्म करा जा सकता है चाइना को इनटू एन एब्सोल्यूट ग्रेट पावर। तो ये सब जो इनिशिएटिव्स हैं, ये जो बैलेंसेस जो अमेरिका, जो अलायंसेस अमेरिका इंडो पैसिफिक में बना रहा है, दिस विल हेल्प टू कंटेन चाइना, ठीक है। चलिए
उसके बाद दोस्तों ताइवान की इंक्लूजन की यहाँ पे बात करें, देखिए हमने पहले भी डिस्कस करा है हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के चलते जब हम बात सेमीकंडक्टर चिप्स की करते हैं, तो देखिए हमको ये पता है कि ताइवान है, साउथ कोरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। अब चिप्स की बात करें, सेमीकंडक्टर चिप्स की बात करें, तो वो हर जगह इस्तेमाल होते हैं, गाड़ियों में, लैपटॉप्स में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, मोबाइल फोन्स में। तो कोई ऐसी चीज़, आपकी स्मार्ट वॉचेस होगी, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपके ये चिप्स इस्तेमाल ना किए जाए हों। तो अब ताइवान में बहुत ज़्यादा सप्लाई चेन नेटवर्क की अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की, तो बहुत बेहतर है। ताइवान जो है वो अमेरिका का 8वां लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, ठीक है, एज ऑफ 2021। तो ताइवान का जो इंक्लूजन है ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग मूव है अगर ताइवान भी आईपीईएफ का हिस्सा बनना चाहता है। बिकॉज देखिए अब इस बात का भी डर है, अब जैसे रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो इस बात का भी डर है कि कल को चाइना भी ताइवान के ऊपर इन्वेड कर सकता है, ठीक है, बिकॉज चाइना और ताइवान का भी डिस्प्यूट बहुत लंबे अरसे से चलता आ रहा है अंडर वन चाइना पॉलिसी, राइट। नाउ सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ताइवान इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुपिंग ऑफ दिस ब्लॉक। सबसे बड़ी बात यह है कि साउथ कोरिया ने एम्ब्रेस करा आईपीईएफ को। तो आपको याद होगा कल मैंने ये भी बात करी थी कि जो बाइडेन जो अभी टोक्यो गए थे, तो टोक्यो जाने से पहले वो साउथ कोरिया की सैमसंग फैसिलिटी में भी उन्होंने विजिट किया था। तो जो बाइडेन भी बहुत ज्यादा एम्बिशियस बातें कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका में भी कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो साउथ कोरिया का, ताइवान का, इन सब का एम्ब्रेस करना आईपीईएफ को बहुत बड़ी बात है। खास करके अगर हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात करें, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की बात करें, जहां पे सेमीकंडक्टर चिप्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, तो यदि आप पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शन रखते हैं और यदि दोस्तों आप हमारे कोर्सेज लेना चाहते हैं, यदि आप अगले साल अटेम्प्ट देना चाहते हैं पीएसआईआर ऑप्शनल के साथ, तो दोस्तों प्रेरणा मैम पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाते हैं। सो दोस्तों ये कुछ यहाँ पे कोर्सेज के फीचर्स हैं जो अवेलेबल हैं, ये आप इसको पीडीएफ में भी पढ़ सकते हैं। इस कोर्सेज के बारे और आप जानकारी लेने के लिए हमारे दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और इसको अवेल कर सकते हैं। चलिए, सो दोस्तों अगला आर्टिकल, अ साइंस मोर लोकल। देखिए यहां पे क्या बात करी जा रही है, देखिए अगर हमने साइंटिफिक डेवलपमेंट करनी है, देखिए हम साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी में वो आ जाती है बात, राइट। हमने फ्रीडम स्ट्रगल भी देखी है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स देखी हैं कि कैसे लोगों को अवेकन करा गया है। देखिए हम डार्क एजेस की बात करते हैं, सुपरस्टिशन की बात करते हैं, ठीक है। तो एक जमाना था जब हमारी सभ्यता, हमारा देश बहुत पीछे जा चुका था, ठीक है। बहुत ज्यादा सुपरस्टिशंस में बिलीव करते थे, बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस में लोग बिलीव करते थे। अब आज 2021-2022 आ चुका है, तो आज के टाइम पे हम कहते हैं जी हमने अब सुपर पावर बनना है। तो इसके लिए बनने के लिए, चाहे हमने जीडीपी ग्रोथ देखनी है, सुपर पावर बनना है, तो हमको साइंटिफिकली बहुत एडवांस करना पड़ेगा, आरएनडी में बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। और बहुत एसेंशियल है, देखिए हमारे देश में डॉक्टरों की कमी है, आईएएस ऑफिसर्स की कमी है, आईपीएस ऑफिसर्स की कमी है, इंजीनियर्स की कमी है, और हमारे देश में साइंटिस्ट की भी बहुत कमी है, ठीक है। तो हमको अपनी एजुकेशन पॉलिसीज के थ्रू एक ऐसा जनरेशन ऑफ साइंटिस्ट रेस करना पड़ेगा जो कि हेल्प कर सके इंडिया की, कि हम एक ऐसी ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। देखिए साउथ कोरिया को, ताइवान को भी हमने बात करी कि वहां पे कितना कुछ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग होता है, ठीक है। अब कितने सारे बड़े बड़े देश हैं जो कि इन सब, कितना छोटा साइज है साउथ कोरिया का, ताइवान का, और कितने बड़े बड़े देश इनके साथ ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि ये आरएनडी में बहुत खर्चा करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि अब हम अगर अपनी एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अनाउंस करी गई थी, वो भी इसी बेसिस पे डिजाइन है कि कैसे हम अपने एजुकेशन सिस्टम को कंप्लीटली रिवैम्प कर सकते हैं और कैसे हम साइंस को डीकॉलोनाइज कर सकते हैं, राइट। तो यहां पे एक लाइन आती है बाय द ग्रेट साइंटिस्ट यशपाल जी, शिक्षा वो होती है जिसमें बात से बात निकले। तो आपको यह भी पता होगा कि इस एजुकेशन पॉलिसी के चलते यहां पे जो टेक्निकल डिग्रीज हैं, जो टेक्निकल कोर्सेज हैं, वो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी करने की बात करी गई है, ठीक है। तो कोई चाहे गुजराती में अपनी बीटेक की डिग्री कर सकता है, कोई चाहे मलयालम में कर सकता है, ठीक है, कोई चाहे कन्नड़ की भाषा में कर सकता है। अब साइंस पढ़ने के लिए, ठीक है, साइंस पढ़ने के लिए एक बैरियर नहीं होना चाहिए कि सिर्फ इंग्लिश में ही साइंस पढ़नी है, ठीक है। तो यहां पे बात करिए कि साइंस को कैसे हम लोकली अवेलेबल कर सकते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा बैरियर होता है कि साइंस अगर किसी ने पढ़नी है, अब वो इंग्लिश में नहीं पढ़ सकता, अब वो अपनी लैंग्वेज में पढ़ सकता है इस एजुकेशन पॉलिसी के चलते, ठीक है। तो साइंस अवेलेबल हम लोकली करेंगे, तभी जो लोग हैं, जो मासेज हैं, तभी वो साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप कर पाएंगे, तभी वो हम अपने देश को साइंटिफिक डेवलपमेंट की तरफ टुवर्ड्स लेके जा पाएंगे, ठीक है। अब साइंस जो है, अगर वो इंडियन कैरेक्टर हो, देखिए पोस्ट कॉलोनियल जो साइंस प्रैक्टिसेस हैं, वो अभी भी अगर हम बात करें तो उसमें बहुत कॉलोनियल टच आ जाता है, ठीक है। ठीक है, एजुकेशन हम कह सकते हैं कि जी अंग्रेजों की देर होगी वेस्टर्न एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, बट अगर हम बोले कि वेस्टर्न एजुकेशन से ही मॉडर्निटी आती है, अब हम अपनी सभ्यता की बात करें तो हमने क्या कुछ नहीं दिया दुनिया को, जीरो हमने दिया दुनिया को, ठीक है। कितनी सारी और डिस्कवरीज हमने फिजिक्स में करी है, मेडिसिन में करी है, आयुर्वेद में करी है। तो किसी जमाने में हम अपनी सभ्यता को ही देखें तो कितनी महान चीजें हमने क्रिएट करी हैं। लेकिन अब बहुत जरूरी है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये कैसे डीकॉलोनाइज कर सकता है ओल्ड इंग्लिश एजुकेशन को या ओल्ड इंग्लिश साइंस प्रैक्टिसेस को, और कैसे
हम इंडियन वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा दे सकते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, तो यहां पे एक बात करेगी कि कोशिश ऐसे होनी चाहिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी की कि जो हमारी एजुकेशन है वो ग्लोबल हो सके फ्रॉम होम, टू गो ग्लोबल फ्रॉम होम, नॉट कि भाई हमारे यहां पे ग्लोबलाइजेशन के चलते साइंस की प्रैक्टिसेस दूसरे देशों में से आए। ठीक है, तो हम अपनी साइंस प्रैक्टिसेस, अपनी साइंस एजुकेशन दूसरे देशों को दे सकें, जो कि हमने इतिहास में दी भी है। उसके बाद साइंस एंड मॉडर्निटी की बात करें, देखिए बहुत लंबे अरसे से जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें यूरोपियन मॉडर्निटी का टच आता रहा है। ठीक है, अंग्रेजों का ये कहना है कि जी अंग्रेजों के देन के कारण ही हमारी एजुकेशन सिस्टम में बहुत एम्पावरमेंट देखने को मिली है, हम मॉडर्न हुए हैं, जो कि सही बात नहीं है। अब इसके चलते जो इंडियन इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है दैट हैज बीन हैम्पर्ड। ठीक है, अब एनईपी की अगर हम बात करें, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अगर इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया गया, सही तरीके से एग्जीक्यूट किया गया, बिकॉज मैं फिर से कहता हूं इसको 21वीं सदी की साइंस, इसको 21वीं सदी की एजुकेशन पॉलिसी माना जाता है, तो अगर इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करा गया तो जो पोस्ट कॉलोनियल साइंस और साइंस एजुकेशन है, जो विच इज डीपली मिक्स्ड विद द कॉलोनियल हैंगओवर एंड प्रैक्टिसेस, यहां पे हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है कि हम अपनी एजुकेशन को और इंडियनाइज कर सकते हैं और एम्फसाइज कर सकते हैं इन लर्निंग इन रीजनल लैंग्वेजेस। तो जैसे अभी आपको मैंने बताया भी था कि टेक्निकल डिग्रीज जो है, तो टेक्निकल डिग्रीज की अब हमारे पास ये सुविधा है कि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के चलते हम वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी टेक्निकल डिग्री, साइंस की जो डिग्रीज है वो पढ़ सकते हैं। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? देखिए एक ज़माना था जब वी पोसेस्ड अ माइंड ऑफ आवर ओन इन इंडिया। मेरे को बहुत अच्छी लाइन लगी यहाँ पे, मैंने हाईलाइट भी करी है, इंडिया थॉट, इंडिया फेल्ड एंड इंडिया एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ। अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो यही, अब यही उम्मीद हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी से कर सकते हैं कि कैसे हम फिर से अपनी सभ्यता को, जो हमने कितना कुछ दुनिया को दिया है, साइंस के मामले में कितनी डिस्कवरीज हमने करी थी, उसको कैसे हम रिवाइव कर सकते हैं। ठीक है, और कैसे हम साइंस को एक त्यौहार की तरह मना सकते हैं, जो हमारी सोच है, जो हमारी क्रिएटिविटी है, कैसे वो साइंटिफिक टेम्परामेंट और बढ़ा सकते हैं, कैसे हम R&D में और इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड वी हैव होप दैट द ट्रू नेचर ऑफ द इंडियन माइंड कैन अगेन बी ऑर्नामेंटेड विद आवर एजुकेशन सिस्टम। चलिए दोस्तों, अगला आर्टिकल डिस्कस करेंगे एक्सपोर्ट बैन डिसमल मैसेज। तो देखिए दोस्तों, हमने बात करी थी वीट एक्सपोर्ट बैन की भी 2 दिन पहले भी हमने डिस्कस किया था। अब देखिए, अब ये जो पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप है सरकार का, देखिए मैंने आपको कहा था कि भी कुछ दिन पहले पीयूष गोयल जी ने कहा था कि जी हम जो अपना टारगेट है इस साल का वीट एक्सपोर्ट का, वो 15 मिलियन मेट्रिक टन रखना चाहते हैं। ऑलमोस्ट 10 MMT हम अचीव कर चुके थे। अब रशिया यूक्रेन की लड़ाई के चलते मौका भी था कि हम नई मार्केट्स एक्सेस करें, बिकॉज जो मार्केट्स में रशिया या यूक्रेन से वीट जाता था और अभी नहीं जा पा रहा, तो वहां पे इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता था। लेकिन ऐसा लगता है कि अब वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द आइडिया ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑपरेटिंग। ठीक है, हमको ये नहीं समझ आ रहा कि हमने फार्मर्स को मुनाफा देना है कि हमने कंज्यूमर्स को बचाना है, कि अगर हम कंज्यूमर्स को सब्सिडाइज कर रहे हैं तो आर वी डूइंग दैट एट द कॉस्ट ऑफ द फार्मर। तो देखिए, कंज्यूमर भी अभी इस वक्त बहुत ज्यादा महंगाई के चलते अभी वो सफर कर रहा है, फार्मर है उसको भी पैसा नहीं आ रहा। अब एक्सपोर्ट बैन लगा दिया गया तो फायदा किसका हो रहा है? लगता है कि फायदा ट्रेडर्स का हो रहा है। यही बात हमने परसों भी डिस्कस करी थी। अब सरकार बहुत सारा पैसा खर्च करती है, ठीक है, बहुत सारा पैसा खर्च करती है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज। किसानों को इस बात का इंसेंटिव दिया जाता है कि आप वीट ग्रो करिए, राइस ग्रो करिए। उसके बाद सरकार बहुत सारा पैसा खर्च करती है, चलो एमएसपी कर दिया, एमएसपी को बढ़ा दिया, उसके बाद जो प्रोक्योर करते हैं जो सारा का सारा अनाज, उसमें भी बहुत पैसा खर्च होता है। ठीक है, चलो ये सब हम करते आ रहे हैं इतने सालों से, लेकिन अभी तो मौका था ना इस लड़ाई के चलते। अब देखिए, बहुत सारे देशों ने इंडिया को रिक्वेस्ट भी किया कि देखिए आपके यहाँ पे वीट प्रोडक्शन जो है, ठीक है, चलो इस बार जो राबी हार्वेस्ट था अच्छा नहीं था, गर्मी जल्दी आ गई थी, लेकिन अगर हम अपने पुराने स्टॉक्स की बात करें तो सफिशिएंट स्टॉक्स थे हमारे पास कि अगर चलो अगर इन्फ्लेशन भी है, अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में प्राइसेस बढ़ भी गए हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि हम यहाँ पे लोगों को वीट या राइस नहीं दे सकते, सस्ते दाम में दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये अपॉर्चुनिटी हम लूज क्यों कर रहे हैं? जब बहुत सारे देश दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इंडिया कि इंडिया एक्सपोर्ट करे वीट को, तो व्हाई आर वी लूजिंग आउट दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल्सो कॉजिंग अ हार्म टू आवर फार्मर्स? अब पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो एज ऑफ May 10, अब देखिए टारगेट तो रखा गया था कि जी इस साल जो वीट प्रोक्योरमेंट होगा वो 111 मिलियन टन का होगा, लेकिन इस साल अभी तक एज ऑफ May 10, जो अभी क्योंकि गर्मी जल्दी आ गई थी, राबी हार्वेस्ट अच्छा नहीं हुआ था, तो वीट प्रोक्योरमेंट वाज जस्ट अराउंड 18 मिलियन टन एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। इस टाइम के अराउंड मई के अराउंड 43 मिलियन टन वीट प्रोक्योरमेंट हो चुका था। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग बात यहां पे देखने को मिल रही है कि जो फार्मर्स हैं वो भी जो वीट है वो सरकार को ज्यादा सेल नहीं कर रहे थे। ठीक है, वो ज्यादा सेल किसको कर रहे थे? आड़तियों को कर रहे थे, ट्रेडर्स को कर रहे थे, बिकॉज मार्केट प्राइस जो था वीट का वो ज्यादा था और एमएसपी कम था। ठीक है, अब फार्मर्स इस ऑप्शन को अवेल कर रहे थे, लेकिन अब जब बैन एनफोर्स कर दिया गया है तो ट्रेडर्स क्यों खरीदेंगे वीट फार्मर्स से? जब बैन लग गया है, एक्सपोर्ट बैन लग चुका है, तो बल्कि ट्रेडर्स तो ऑलरेडी जो वीट के सप्लाईज उन्होंने पुराने खरीदे हुए थे उसको ही होल्ड करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्लियरली ये पॉलिसी काम नहीं कर रही है सरकार की ना। अब बैरियर्स क्या है? अब देखिए, फार्मर, अगर हम एग्रीकल्चर को कमर्शियलाइज करें, प्राइवेटाइजेशन उसमें लेके आए, देखिए हर किसी के व्यूज हैं।
है ना। अब फार्म लॉस के चलते, फार्म बिल्स के चलते बहुत सारे लोगों ने अपने व्यूज पिछले 1 साल से दिए हैं। अब यहां पे व्यू दिया गया कि क्यों ना हम एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज करें। आफ्टर ऑल अगर हम फार्मर की इनकम को डबल करना चाहते हैं, क्वाड्रुपल करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसको कमर्शलाइज तो करना पड़ेगा। तो यहां पे कुछ बैरियर्स की बात आती है, 2 मेजर बैरियर जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर के प्रोसेस में आ जाते हैं, फार्मर्स के बीच में आ जाते हैं कि फार्मर्स ज्यादा प्रॉफिटेबल इनकम नहीं कमा पाते। एक तो है जो ये ऑथर कह रहे हैं कि पहला तो एमएसपी है और जो गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि एक बहुत इनएफिशिएंट पीडीएस सिस्टम को फीड कर रहा है, ठीक है, हाईली करप्ट, हाईली इनएफिशिएंट पीडीएस सिस्टम, इसके बारे में भी हमने बहुत बार चर्चा करी है। और दूसरा जो है अकॉर्डिंग टू द कॉलमनिस्ट इज द आरतिया सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है, जहां पे जो मिडिल मैन है, जो आरतियां हैं, दे हैव कम इन द वे ऑफ एनी रिफॉर्म। मैं इस बात को कंप्लीटली एग्री नहीं करूंगा, बिकॉज अगर हम पंजाब हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे फार्मर्स और आरतियों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेक्सस है, वो हमने फार्म प्रोटेस्ट में भी देखा था, ठीक है। तो ये कंप्लीटली इस बात को कहना कि जो आरती हैं वो रुकावट है एग्रीकल्चर में, ऐसा ये कहना सही नहीं होगा। लेकिन नेवरदलेस लोगों के व्यूज हैं, लोग अपने व्यूज प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। तो अननेसेसरली ये बात तो सही है कि इतना सारा अनाज हम इकट्ठा कर रहे हैं, प्रोक्योर कर रहे हैं। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय दाम वीट के ज्यादा है भी, तो हमने पिछले 2 सालों में जब कोरोना के टाइम पे इतना अच्छा प्रोडक्शन हुआ है वीट का, राइस का, हमारे पास सफिशिएंट सप्लाईज वीट और राइस के पड़े हैं, तो घबराने की क्या बात है हमको। अब यहां पे सजेशन ये आता है कि देखिए, अब हम इतना सारा जो फ्री में राशन बांटते रहते हैं, अभी भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो चल रही है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स की यहां पे बात करें, कैश ट्रांसफर्स की बात करें। तो एक सजेशन यहां पे ये आता है कि आप कैश ट्रांसफर करिए, जो आइडेंटिफाइड जो बेनिफिशरीज हैं, यानी कि बेनिफिशरीज को आप आइडेंटिफाई करिए आधार कार्ड के जरिए से। हर कोई तो बिलो पॉवर्टी लाइन में नहीं आता ना। अब अगर 800 मिलियन लोगों को, यानी कि 80 करोड़ लोगों को अगर फ्री में राशन दिया जा रहा है, तो 80 करोड़ लोग तो बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है। तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, पहले इसको आइडेंटिफाई करिए और उसको आप उनके अकाउंट में, अब जनधन योजना के चलते सबके अकाउंट अगर खुल ही चुके हैं, तो उनके अकाउंट में आप पैसे डालिए एट द मार्केट प्राइसेस ऑफ व्हीट एंड राइस, इंस्टेड ऑफ आप सब्सिडाइज प्राइस पे वो जो डाल रहे हैं। इससे अगर हम मार्केट प्राइस पे व्हीट और राइस अगर प्रोक्योर करते हैं, अगर मार्केट प्राइस पे, अब देखिए, अब ऑब्वियसली यहां पे दूसरा आर्गुमेंट ये भी आता है कि मार्केट प्राइस आज एमएसपी से ज्यादा है, तो कल को मार्केट प्राइस एमएसपी से कम भी हो सकता है। तो एमएसपी को तो डिसमेंटल नहीं करना ना, एमएसपी को तो डिसमेंटल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट प्राइस पे हम वो कैश ट्रांसफर करें बेनिफिशरीज के अकाउंट में, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, रादर देन फीडिंग अ वेरी इनएफिशिएंट पीडीएस सिस्टम, ठीक है। तो यहां पे ये सजेशन दिए गए हैं। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ द रनिंग एंटरप्राइजेस, तो एयर इंडिया को डिसइन्वेस्ट कर दिया, इतने सारे और पीएससीएस को डिसइन्वेस्ट कर दिया। तो क्यों ना हम ये जो प्रोक्योरमेंट का सिस्टम है, या अगर हम एफसीआई की भी बात करें, क्यों ना इसमें भी सुधार लेके आ सके। अगर हम डिसमेंटल नहीं कर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो वैल्यू एडिशन एग्रीकल्चर में वो और बढ़ाई जाए, वैल्यू चेन इन एग्रीकल्चर को थोड़ा अपस्केल करा जाए, जिसके लिए कमर्शलाइजेशन बहुत बहुत जरूरी रहेगा। चलिए दोस्तों, तो आज का लास्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे, अ न्यू रोड फॉर इंडियाज फिस्कल फेडरलिज्म, जीएसटी की यहां पे बात करी जा रही। तो एक केस अभी सामने आया, एक जजमेंट सामने आई है रिसेंटली। सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली डिसाइड कर रहा था कि ये जो क्या आईजीएसटी, ठीक है, जो आईजीएसटी है, क्या उसको लिवाई करना चाहिए ऑन द ओशन फ्रेट। जो केस सामने आया था सुप्रीम कोर्ट के, वो कौन सा था, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मोहित मिनरल्स। अब देखिए, अगर हम ओशन फ्रेट की बात करें दोस्तों, यानी कि देखिए, अब आप अगर इंपोर्टर हैं, तो अगर आप सामान मंगवा रहे हैं, देखिए 90% से ज्यादा जो ट्रेड दुनिया भर में होता है, दैट हैपेंस थ्रू सी। अब जो एक्सपोर्टर है, जो कि गुड्स भेज रहे हैं, जो कार्गो शिप्स के थ्रू भेज रहे हैं, तो जो फ्रेट है, यानी कि जो कॉस्ट होगा ट्रांसपोर्टेशन का थ्रू सी, तो वो एक्सपोर्टर बेयर करेगा, जो भी उसमें चार्जेस होंगे, जो भी उसने सामान भेजना है, ठीक है, वो तो जो भी चार्जेस होंगे ट्रांसपोर्टेशन के, एक्सपोर्टर विल पे। इंपोर्टर ने तो नहीं पे करना, इंपोर्टर ने तो उस सामान के लिए पे करना जो कि सामान वो मंगा रहा है, या जो भी फ्रेट कॉस्ट इंपोर्टर को पड़ेगा, राइट। बट एक्सपोर्टर ने जो ओशन फ्रेट कॉस्ट दिया है, वो तो एक्सपोर्टर की हेडेक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे डिलिबरेट किया है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इशू अबाउट द रोल ऑफ जीएसटी काउंसिल, ठीक है। जीएसटी काउंसिल क्या रोल प्ले करता है एज फार एज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी लॉज इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस ओशन फ्रेट इशू, ठीक है। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्या है जीएसटी का, ऑब्जेक्टिव जीएसटी का था कि वन नेशन वन टैक्स की हम बात करते हैं, कॉमन लॉ हो, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ज्यादा ये जो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस होता है, इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड टैक्सेशन स्ट्रक्चर्स थे, वो सब ना हो। ऑल्दो जीएसटी आने के बाद भी लगता है कि टैक्सेशन प्रोसेस और कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, अभी भी मल्टीपल स्लैब्स हैं, लेकिन नेवरदलेस जीएसटी को फिस्कल फेडरलिज्म का एग्जांपल माना जाता था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक एग्जांपल माना जाता था। अब अगर हम ये ओशन फ्रेट की अगर हम बात करें, जो ओशन फ्रेट का जो टैक्स है, तो गुजरात हाई कोर्ट ने इसको इलीगल डिक्लेयर किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी है थ्रू जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जजमेंट, हेल्ड दैट ये जो लिवाई है आईजीएसटी का, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स डबल टैक्सेशन। दिस मींस के जो इंपोर्टर है, ठीक है, अगर हम बात करें तो वो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा है ऑन दी सप्लाई ऑफ गुड्स जो कि आ रहा है उसके पास, ठीक है, थ्रू सी जो भी उसके पास गुड्स आ रहे हैं। अब उसको बोलो कि फिर से आपको एक एडिशनल टैक्स देना है ऑन दी सर्विस जो कि एक्सपोर्टर ने प्रोवाइड करी है, जो एक्सपोर्टर ने सामान एक्सपोर्ट करा है,
थ्रू दी कार्गो शिप्स। अब उसने वो फीस पे कर दी, उसने वो टैक्स दे दिया, अब उसका टैक्स भी अगर हम इंपोर्टर से लें तो वो तो डबल टैक्सेशन हो गया इंपोर्टर के ऊपर। ठीक है, एट स्टेक मुद्दा क्या था, वॉज द वैलिडिटी ऑफ द लेवाई इम्पोज्ड ऑन इंपोर्टर्स ऑफ द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स IGST ऑन ओशन फ्रेट पेड बाय द फॉरेन सेलर्स टू द फॉरेन शिपिंग लाइन्स। अब यहां पे दोस्तों जीएसटी काउंसिल के बारे में कुछ बात समझे। देखिए आर्टिकल 279 बात करता है जीएसटी काउंसिल की। ठीक है, दिस प्रोवाइडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो अगर जीएसटी काउंसिल अगर है तो कोई भी अगर देखिए मुद्दा है, कोई भी डिस्प्यूट है, ठीक है, तो यहाँ पे वेल डिफाइंड प्रोसीजर्स है, यहाँ पे वेल डिफाइंड यहाँ पे मैकेनिज्म है कि जो इशू है दैट कैन बी डिसाइडेड बाय द 3/4 मेजोरिटी। ठीक है, अब ये यहाँ पे जीएसटी काउंसिल के चलते यहाँ पे एक अच्छा फोरम है विच विल इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द जीएसटी लॉज अक्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री। तो कोई भी इशूज हो रिलेटेड टू लेजिस्लेशन, रेट्स, इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी प्रोसीजर्स, इसको डेलिब्रेट किया जाएगा, इसके ऊपर बातचीत करी जाएगी एज पर द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द जीएसटी काउंसिल। और कोई डिस्प्यूट है तो उसको एज पर 3/4 मेजोरिटी के हिसाब से वहां पे कंसेंसस के हिसाब से डिसाइड किया जा सकता है। अब इस जजमेंट का इंप्लीकेशन क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है दैट द डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल इज नॉट बाइंडिंग एंड कैरीज ओनली अ परसुएसिव वैल्यू। तो इसका मतलब यह है कि क्या ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो स्टेट्स हैं वो अपने लेजिस्लेशन के हिसाब से अमेंडमेंट्स कर पाएंगे, यानी कि वो अपने हिसाब से जो जीएसटी है वो अपने हिसाब से लेवाई कर पाएंगे? क्या इसका मतलब ये यहां पे सामने आता है? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये इन्फर कर सकते हैं कि दैट बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स दे रिटेन देयर इंडिपेंडेंस टू लेजिस्लेट ऑन द जीएसटी लॉज। अब ये जो रूलिंग आई है मोहित मिनरल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के चलते, स्टेट गवर्नमेंट्स माइट बी फ्री टू एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट पावर टू लेजिस्लेट ऑन जीएसटी। बार बार ये बात आती है कि चलो न्यूज़पेपर्स में हम पढ़ते हैं कि जी कितने लाखों करोड़ों में जीएसटी कलेक्शंस हुई हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स का ये कहना होता है कि देखिए पैंडेमिक था या नहीं था, हमारे पास तो पैसा आ नहीं रहा। तो ये जो रूलिंग आई है सुप्रीम कोर्ट की, चलो इसको भी स्टडी किया जाएगा, इट्स टू अर्ली टू से दैट, बट ये रूलिंग की इंप्लीकेशन की बात करें, डायरेक्ट इंप्लीकेशन की बात करें, तो ऐसा लगता है कि माइट बी कि स्टेट गवर्नमेंट्स दे माइट बी एबल टू एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट पावर टू लेजिस्लेट ऑन द जीएसटी, ऑल्दो वी हैव अ जीएसटी काउंसिल एज वेल। देखिए अब ये जो जजमेंट है, दिस माइट ऑल्सो मेक इट रिडंडेंट द होल कंसेप्ट ऑफ वन नेशन वन टैक्स। इसकी क्या वैल्यू रहेगी वन नेशन वन टैक्स की, जो आइडिया इंट्रोड्यूस जीएसटी ने करा था? तो यहां पे इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के ये ऑब्जर्वेशंस हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा इन दोनों लाइंस को। इंडियन फेडरलिज्म जो है ना वो एक डायलॉग है बिटवीन कोऑपरेटिव एंड अनकोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि देखिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स होंगे जो नहीं एग्री करेंगे किसी भी पॉलिसी से, किसी भी टैक्सेशन पर्पसेस से, किसी भी टैक्सेशन पॉलिसी से, तो कुछ ना कुछ कंसेंसस बनाना तो बहुत जरूरी है। अब हम एक लूज फेडरेशन तो नहीं है, हम एक क्वाजी फेडरेशन है। तो यहां पे एक और बात कही गई है इसी जजमेंट के हिसाब से, द फेडरल यूनिट्स आर एट लिबर्टी, वो चाहे तो वो अपने लिबर्टी पे हैं दैट दे कैन यूज डिफरेंट मीन्स ऑफ परसुएशन रेंजिंग फ्रॉम कोलैबोरेशन टू कॉन्टेस्टेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट यहां पे आई है। अभी आने वाले टाइम में देखते हैं कि क्या वाकई में स्टेट गवर्नमेंट्स अपने आप से जीएसटी लेवाई कर पाएंगे। ठीक, तो ये आने वाले टाइम में हम स्टडी करेंगे। बाकी दोस्तों जाने से पहले एक PYQ 2016 में आया था, इंटरनेशनल रिलेशन से ओरिएंटेड है। तो यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज, ये 2016 का क्वेश्चन है। तो इसमें से 4 ऑप्शंस में से कौन से सही ऑप्शंस हैं आपने वो बताना है। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। ठीक है, और दोस्तों क्वेश्चन फ्रेम फ्रॉम द एडिटोरियल्स। नाउ ये अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी मेंस में 2020 में आया था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, क्योंकि क्वाड की बात चल रही है, क्वाड प्लस की हमने बात करी थी। तो क्वाड इज द ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू अ ट्रेड ब्लॉक फ्रॉम अ मिलिट्री अलायंस इन प्रेजेंट टाइम्स। डिस्कस करिए इस स्टेटमेंट को। तो क्वाड जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है अपने आप को इनटू अ ट्रेड ब्लॉक फ्रॉम अ मिलिट्री अलायंस इन प्रेजेंट टाइम। डिस्कस करिए इसको 200 शब्दों में, यूपीएससी मेंस में आया था। मॉडर्न एजुकेशन हैज सर्व्ड ओनली टू टर्न आउट द फेवरेट प्रोफेशंस ऑफ द इंग्लिश एजुकेटेड एलीट। क्या आप इस बात से सहमत हैं? 200 शब्दों में इसको आप बताइए। चलिए दोस्तों, आज के एनालिसिस में इतना ही, मिलेंगे कल और एनालिसिस के साथ। तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।